Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic food security in India. So we are discussing our chapter number 4 of class 9th economics और अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। हमने सबसे पहले ये देखा कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है और फूड सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है। उसके बाद हमने ये चीजें देखी कि भाई हमारे देश में कौन कौन फूड इनसिक्योर है, कौन सी ऐसे तबके हैं सोसाइटी के जहां पे लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं फूड इनसिक्योरिटी के। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी का क्या हाल है, क्या सिचुएशन है इंडिया में फूड सिक्योरिटी की। क्या इंडिया में सफिशिएंट फूड अवेलेबल है, जो हम डेफिनेशन कहते हैं फूड सिक्योरिटी की कि भाई अवेलेबिलिटी होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी, अफोर्डेबिलिटी होगी। तो क्या ये चीजें इंडिया में मौजूद है? Since the advent of Green Revolution in the early 1970s, the country has avoided famine even during the adverse weather conditions. तो जब से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लगभग 1970s के टाइम पे आया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि भाई हमने हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को थोड़ा चेंज किया था। जिस तरीके से हम खेती करते हैं, तो उस खेती करने के तरीके में हमने कुछ नई चीजें ऐड की थी। हमने नए तरीके से खेती करना शुरू किया और उस नए तरीके को जब हमने अपनाया, उससे जो हमारी प्रोडक्शन हुई, उससे जो इंक्रीज हुआ हमारे प्रोडक्शन में, उसी को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो नए जो हमने तरीके अपनाए उसमें क्या था कि भाई हमने HYV सीड्स जो है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो यूज करना शुरू किया। हमने बड़े लेवल पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू किया, पेस्टिसाइड्स यूज किए। इसके साथ साथ हमने जो बड़ी बड़ी मशीनरीज है, नई मशीनरीज है, उन सब का इस्तेमाल किया और फिर खेती की। और उससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है वो एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 1970s के टाइम पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक्सपीरियंस किया था। और जब से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, उसके बाद से हमने बुरे से बुरे हालात में भी फेमीन को अवॉइड करने में हम सफल रहे हैं। मतलब कि जैसे जो एडवर्स वेदर कंडीशन होती हैं, चाहे कहीं पे बाढ़ आ गई है या फिर कहीं पे सूखा पड़ गया है, तो अब अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन भी आई है, तब भी हमारे वहां जो लोग हैं, जिस एरिया में ऐसा कोई भी ड्रॉट या फिर कोई भी ऐसी कालमिटी आई है, उस एरिया में रहने वाले लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ा है। हमारे पास इतना फूड रहा है कि हम अपने लोगों का पेट भर सके। और जो फेमीन की सिचुएशन है, जो अकाल पड़ सकता था, उसको हम अवॉइड करने में सक्षम रहे हैं। India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of crops grown all over the country. तो पिछले लगभग 30 सालों में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। मतलब कि अब हमारे देश में इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है कि हमें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश में अपनी जरूरत को पूरा करने के लायक फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर लेते हैं, हमें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। तो हम पिछले 30 सालों में सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं। और ऐसा हुआ किस लिए? क्योंकि अब हमारे देश में बहुत तरह की क्रॉप्स जो है उगाई जा रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे उगाई जा रही हैं। अब हम जो नई नई टेक्निक्स हैं, नए सीड्स हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, अब इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ चुकी है। और इन्हीं सभी कारणों से हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं। The availability of food grains, even in adverse weather conditions or otherwise at the country level, has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. अब जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक पर्सन को बुरे से बुरे हालात में भी खाना मिले। जब कोई एडवर्स वेदर कंडीशन आ गई, भाई कहीं पे तूफान आ गया, कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा आ गया, तो कहीं पे अगर कोई इस तरीके की एडवर्स वेदर कंडीशन है या फिर कहीं पे कुछ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो ऐसे किसी भी केस में गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करने के लिए कि सभी लोगों को खाना मिले, उसके लिए एक प्रॉपर वेल डिजाइंड सिस्टम तैयार किया है पूरे कंट्री लेवल पे। मतलब कि नेशनल लेवल पे एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सभी लोगों को बुरे से बुरे हालात में भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसमें भी सभी लोगों को खाना मिले। तो ये जो सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने तैयार किया है, इसके दो कंपोनेंट हैं, दो पार्ट हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो पहला है बफर स्टॉक, एक पार्ट है इस सिस्टम का जिसे हम कहते हैं बफर स्टॉक, और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा आपका
आपको आइडिया लग गया होगा। अभी इसमें नया जो ऐड हुआ है वो है बफर स्टॉक। बट इन दोनों ही चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बफर स्टॉक क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, और ये दोनों चीजें मिलके किस तरीके से ये इंश्योर कर रही हैं कि हमारे देश में जो लोग हैं उन्हें खाना मिल सके। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से टेकअप करेंगे कि बफर स्टॉक क्या है, और फिर बाद में हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ दे रखा है जिसमें कि इंडिया में जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन हो रही है उसको दिखाया गया है। तो हर दशक का इन्होंने डेटा दिया हुआ है कि किस तरीके से पहले 1960-61 में कितना प्रोडक्शन था और फिर 10 साल बाद 1970 में कितना हुआ। तो हर 10 साल में जो प्रोडक्शन की ग्रोथ हुई है वो यहाँ पे शो किया हुआ है। अब इस ग्राफ के बेसिस पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, in which year did our country cross the 200 million ton per year mark in the food grain production? तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने हर दशक में बताया हुआ है कि कितनी कितनी प्रोडक्शन हुई। तो 1960-61 में कितनी हुई थी? 80। इस साल में इतनी हुई थी, और 10 साल बाद कितनी हुई है? 1970-71 में इस साल 108 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन हुई है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई किस साल हमारे देश में जो 200 मिलियन टन का मार्क है वो पार हुआ था। तो 2010-11 में आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन है वो 245 मिलियन टन हो गई। पहले 2001 में कितनी थी? 196। तो 2010-11 में जो हमारा फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है ये बढ़ के 245 मिलियन टन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 2010-11 में ये मार्क जो है 200 मिलियन टन का वो पार हुआ। In which decade did India experience the highest decadal increase in food grain? अब पूछा जा रहा है कि भाई किस डेकेड में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे ये बार जो है वो क्या दिखा रहे हैं कि भाई पहले 80 था, अब इतने का इंक्रीज हो गया, 80 से बढ़ के कितना हो गया? 108। तो इतने का इंक्रीज हो गया। अगर हम देखें कि 60 से लेके 70, ये जो 10 साल है इसमें अगर कितना इंक्रीज हुआ है तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 28 मिलियन टन जो है उतना इंक्रीज हुआ है 60 से 70। अब आपको क्या करना है, हर एक दशक का ऐसे ही देखना है कि भाई इन सभी दशकों में कितना कितना फर्क आया है, एक दशक से दूसरे दशक में कितना फर्क आया है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डेकेड है जिसमें कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने मिली है। तो अगर आप इन सबका डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये वाला जो डेकेड है 2000 से लेके 2010-11 का, इसमें हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिलती है। लगभग 49 मिलियन टन की ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। 2000 में कितना था? 196 मिलियन टन। अब ये बढ़ के कितना हो गया 2010-11 में? 245 मिलियन टन। तो इंक्रीज कितना हुआ? लगभग 49 का। तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज है 49 मिलियन टन का वो 2010-11 में हुआ, इस डेकेड में हुआ। 2000 से लेके 2010 वाला जो पीरियड है उसमें हमें सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने मिला। Now the third question is production increase consistent in India since 2001? अब अगर आप देखोगे तो इस ग्राफ में 1960 से बढ़ के जो 1970 है उसमें 108 मिलियन टन हो गया, फिर इससे बढ़ के 130 हो गया, फिर आगे भी ये बढ़ रहा है। आप देखोगे 2000 जो ईयर है यहाँ तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। बट 2001 के बाद आप देखोगे तो भाई पहले इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट फिर घट गया, 259 से 257 हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर घट गया, फिर 265 से 252 हो गया, फिर ये कंसिस्टेंट अगले जो दशक है उसमें भी 252 रहा, फिर ये बढ़ गया, फिर ये थोड़ा सा बढ़ा। मतलब कि हमें क्या देखने मिल रहा है? हमें ऐसे देखने मिल रहा है। अगर आप इसकी लाइन बनाओगे तो ऐसे देखने मिल रहा है, ऊपर नीचे है, ये कंटिन्यूसली बढ़ नहीं रहा है। हमें देखने मिल रहा है कि 2000 तक तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 2000 तक तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ा है। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 2000 तक एकदम बढ़ी है, किसी भी साल कम नहीं हुई है। बट जब हम 2001 के बाद देखते हैं तो कुछ साल ऐसे हैं जिनमें की प्रोडक्शन कम भी हुई है। तो इसका मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं है, कभी इंक्रीज हुआ है कभी डिक्रीज भी हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि जो डिक्रीज भी हुआ है कोई बहुत बड़े लेवल पे डिक्रीज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है बट फिर वापस से बढ़ गया है। तो आप मोटे मोटे तौर पे देख सकते हो कि भाई हमारे देश में ये जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो एक तरीके से बढ़ रही है, और हम धीरे धीरे करके और ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं।
हम अब ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन उगा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके, केटर कर सके, अपने देश में हम एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में अपने लोगों को खाना खिला सके। तो उस चीज़ के ओर हम देखें तो ये एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है। बीच में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस हैं बट वो बहुत एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस नहीं है। मान लो किसी साल वेदर खराब हो गया, प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई, तो वो सारी चीज़ों का असर हमें ये घटते हुए प्रोडक्शंस में दिख रहा है बीच में। बट ओवरऑल ये सही चीज़ है, कोई बात नहीं। मतलब ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो 1960 में जो 80 मिलियन टन था, अब वो बढ़ के 2019-20 में 297 हो गया। तो ये इंक्रीज देखे तो ये इंक्रीज बहुत अच्छा है।